गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एंजाइम रेगुलेशन पार्ट बी में एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम रेगुलेशन पार्ट ए में देखा था कि इंट्रिंसिक रेगुलेशन कैसे होता है। इंट्रिंसिक रेगुलेशन मींस एलोस्टेरिक रेगुलेशन, और एलोस्टेरिक रेगुलेशन को हमने डीप में और अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम देखने वाले हैं एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रिंसिक रेगुलेशन जो होता है वो सेल के अंदर ही होता है और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन होता है वो भी सेल के अंदर ही होता है। बट डिफरेंस इतना है, जो इंट्रिंसिक रेगुलेशन होता है कुछ फैक्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे इंट्रिंसिक रेगुलेशन करने के लिए, जो एंजाइम को रेगुलेट कर रहे थे वो अब रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास वो एक्टिविटी नहीं है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके उसको रिवर्स करा सके या उसको फिर एंजाइम को रेगुलेट कर सके। लेकिन जब ये सब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि CMP हो गया, UMP हो गया और ये GTP हो गया, ATP हो गया, ये सब फैक्टर्स क्या है, या तो एक्टिवेट कर रहे हैं एंजाइम को या तो इनहिबिट कर रहे हैं। एंजाइम को रेगुलेट कर रहे थे तो रेगुलेट कर रहे थे, तो अब क्या हो रहा है, वो अब रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोवलेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पर कोवलेंट है। कोवलेंट बॉन्ड को जनरली कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसको तो ब्रेक करना आसान नहीं है। तो होता क्या है, फिर बाहर से कुछ हेल्प ली जाती है, और बाहर से हेल्प ली जाती है, कुछ हार्मोनल सिग्नलिंग होती है, और सिग्नलिंग होती है तो वहाँ पर जो हमारे मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुए फिर वहीं पर क्या होता है कि हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ चलता है, जिससे क्या होता है एंजाइम जो इनएक्टिवेट होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है, जो एंजाइम एक्टिवेट होता है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे रेगुलेशन होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, जो हमारा एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन है वो 2 टाइप से है। One is reversible covalent modification and second is covalent irreversible। अब देखो, जो रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन है तो ये रिवर्सिबल है। हालांकि कोवलेंट बॉन्ड ये भी है, कोवलेंट बॉन्ड ये भी है, यानी कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड है और दोनों कोवलेंट बॉन्ड है तो दोनों जनरली देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होते नहीं है। तो होता क्या है, अगर इसको ब्रेक करना है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ATP को यूज करना पड़ेगा। इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो थे वो उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास वो एक्टिविटी नहीं थी। वो अब ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा कि जो सिग्नलिंग होगी उससे कुछ काइनेस एक्टिवेट हो जाएगा, और काइनेस क्या करेगा, ATP का हाइड्रोलिसिस करेगा। ATP जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा दूसरे एंजाइम के ऊपर। तो कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। तो रिवर्सिबल बोल रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है उसको ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे कि वो रिवर्स कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोवलेंट इरिवर्सिबल है, यानी कोवलेंट तो है लेकिन ये तो रिवर्सिबल था, लेकिन ये अभी कैसा है, ये इरिवर्सिबल है। इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर पाएंगे तो इस मैकेनिज्म को हम अभी देख लेंगे। तो अभी हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, अभी हम देख रहे हैं रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इसके बाद हम ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा समझना क्या है, रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, देखो ये कोई एंजाइम है और फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होते हैं वो एक्चुअली एक्टिवेट भी होते हैं, इनएक्टिवेट भी होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, देखो है कि ये कोई एंजाइम एक्टिव है और जैसे ही बाहर से सिग्नलिंग मिली, जैसी सिग्नलिंग हुई, सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथ हुआ, काइनेस क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। अब देखो, ये जो एंजाइम है इनएक्टिवेट हो गया और ये फॉस्फेट ग्रुप, इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप किसने जोड़ा है, ये हमारा एंजाइम है। एंजाइम क्या कर सकता है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने की इसके पास एक्टिविटी है। किसके पास है, ये काइनेस एक्टिविटी इसके पास, यानी कि ये एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ सकता है। तो होता क्या है कि ये जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल। अब देखो, अब बात ये आती है कि काइनेस के पास फॉस्फेट आया कहाँ से। तो देखो, फॉस्फेट ग्रुप इसने कहाँ से लिया, एडेनिन के पास 3 फॉस्फेट थे, वहाँ से एक फॉस्फेट ले लिया इसने, और ये तो फॉस्फेट इसने ले लिया यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। अब ये ATP जो है अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में। तो अब क्या होता है कि ये एंजाइम तो अभी इनएक्टिवेट हो गया, अब हमको रिवर्स कराना है। हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अब रिवर्स कैसे होता है कि काइनेस का काम क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम होता है। अब जो फॉस्फेटेज होता है ये कोई दूसरा एंजाइम है, ये फर्स्ट एंजाइम था, ये दूसरा एंजाइम आता है और सेकंड एंजाइम क्या करेगा,
ये क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप जो लगा हुआ है इनहिबिटरी फॉस्फेट, इसको हटाने का काम करता है, इसको रिमूव कर देता है। तो जैसे ही ये फॉस्फेट रिमूव किया, ये देखो फॉस्फेट रिमूव किया फॉस्फेटेज ने, वैसे ही एंजाइम ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, यानी फिर से एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड एंजाइम देख लेते हैं कि ये कोई एंजाइम इनएक्टिवेट है। देखो सेल के अंदर या तो एक्टिवेट एंजाइम होगा या तो इनएक्टिवेट एंजाइम होगा, क्योंकि सेल के अंदर अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसको क्या करना है, उसको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा सेल के अंदर प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ अफेक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये एंजाइम क्या था, एक्टिवेट था, इसको इनएक्टिवेट कर दिया, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा था तो अब इसको इनएक्टिवेट करना चाहिए, तो उसको इनएक्टिवेट कर दिया। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि सेल के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, अब हमको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सेल को प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए तो फिर इस एंजाइम को इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करना चाहिए। तो होता क्या है कि इस एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम को एक काइनेस आता है, वो भी फिर से एटीपी से एक फॉस्फेट लेता है और फॉस्फेट यहाँ पर जोड़ देता है, लेकिन इस बार इनहिबिटरी फॉस्फेट नहीं है। क्यों, पहले एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे इसलिए हमने इनहिबिटरी फॉस्फेट जोड़ दिया था। अभी ये क्या है, एक्टिवेटरी फॉस्फेट। ये कैसा है, एंजाइम को हम एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या किया, इस एंजाइम को हमने एक्टिव कर दिया। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, देखो कि जो ग्लाइकोजन सिंथेस है, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है लिवर के अंदर, तो होता क्या है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेस। ये ग्लाइकोजन सिंथेस ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि सिंथेस है तो ये सिंथेसिस करता है, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है ग्लूकोज को। तो अब इस एंजाइम को हमको इनएक्टिवेट करना है, तो इस एंजाइम को हमको इनएक्टिवेट करना है, तो इसके ऊपर इनहिबिटरी फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये इनएक्टिवेट हो गया। और किसने किया, काइनेज ने किया। तो इस तरीके से इसको इनहिबिट कर दिया, क्योंकि अब सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल अब कम हो गया है, तो कम हो गया तो इसको क्या करना चाहिए, इनएक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोजन के फॉर्म में ज़्यादा अगर ग्लूकोज को स्टोर करेंगे तो सेल को पहले ही ग्लूकोज नहीं है। अब ग्लूकोज एक पर्टिकुलर टाइम तो आता है ना कि ग्लूकोज कम हो जाता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो उसको अभी एक्टिवेट कर देना चाहिए दूसरे एंजाइम को। तो दूसरा एंजाइम जो है वह है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर फॉर्म में है तो उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि सेल को तो रिक्वायर्ड है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज आएगा कहाँ से, जो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो कौन करेगा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम है जो उसको ब्रेक डाउन करेगा। ये क्या कर रहा था, ये सिंथेसिस कर रहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम ग्लाइकोजन सिंथेस का था। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब देखो यहाँ पर जो अब रिएक्शन जो है रिवर्स कैसे हो रही है, अब ये फॉस्फेट जो है यानी कि फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। फॉस्फेटेज का काम ही होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता, चाहे वो एक्टिवेटरी फॉस्फेट हो चाहे वो इनहिबिटरी फॉस्फेट हो, कोई भी फॉस्फेट हो, उसको क्या है, उसका काम ही क्या है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। देखो यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम फॉस्फेटेज का होता है, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम जो होता है वो काइनेज का होता है। ठीक है, ये होगा सिंपल सा डिफरेंट। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है न्यूक्लियोटाइडेशन। ये हमारा कोई एंजाइम है और ये एक्टिव फॉर्म में है, और इस एंजाइम को क्या किया है, इनएक्टिवेट कर दिया गया है। और किसने किया है, तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज एक एंजाइम है, इसने क्या किया है, इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे किया, यहाँ पे कोई एटीपी है और इस एटीपी से क्या किया उसने,
फॉस्फेट ग्रुप तो रिमूव हो जाएगा और एडीपी यहाँ पर जोड़ देगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि एडीपी क्यों जोड़ा। देखो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइडेशन। न्यूक्लियोटाइडेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइडेज एक एंजाइम आया है जिसने न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ दिया। यहाँ पर एडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है और एडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो यानी कि एंजाइम के ऊपर जैसे एडीपी जोड़ा वैसे एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया। और सिंपल सा है, समझ, हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूक्लियोटाइडेशन पढ़ रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे थे, फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, वहाँ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा था। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीधा न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ दिया तो हो गया। सो अब हम देखने वाले हैं, सिंपल सा पॉइंट है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कोवेलेंट इरिवर्सिबल। पहली बात तो ये इरिवर्सिबल है रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पर क्लीवेज होता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर कैसे होगा, ये कोई एंजाइम है और ये एंजाइम हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है। कैसा है, इनएक्टिव। और इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर इनहिबिटरी पेप्टाइड जुड़ी हुई है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनहिबिटरी पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड जो है जब तक इसके ऊपर जुड़ी रहेगी तब तक कोई इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जैसे ये पेप्टाइड हट जाएगा, यानी कि ये एंजाइम जब इस कंडीशन में आ जाएगा, यहां से क्या हुआ, पेप्टाइड जब हट जाएगी तब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अभी एंजाइम एक्टिवेट हो गया। अब ये जो प्रोटीन यहाँ पर ये जो पेप्टाइड रिमूव हुई है तो किसकी वजह से हुई है, ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हुई है। और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से ये एंजाइम अब एक्टिवेट हो गया, ये पेप्टाइड को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। चलो इसका एग्जांपल हम दो एग्जांपल लेते हैं, जाइमोजन और एक और एग्जांपल है प्रो एंजाइम, ठीक है। हम ये तो एग्जांपल ले रहे हैं। और जहां पर देखो, जहां पर GEN लगा मिल जाए आपको लास्ट में, अगर GEN है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और कैसे है हम अभी देखने वाले हैं, किसका रीजन क्या है। लेकिन इतना समझ के चलिए कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है एंजाइम और बाद में फिर एक्टिवेट हुआ। जितने भी प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज वाले एंजाइम हैं वो पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेंगे, जैसे ही उनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तब वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब ये कोई एंजाइम था, ये एंजाइम कोई इनएक्टिवेट फॉर्म में था, अभी एंजाइम कोई एक्टिवेट फॉर्म में हो गया। और कैसे होता है इसका एग्जांपल हमने अभी देखो, हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो सिंपल सा क्या समझना है कि जाइमोजन मतलब GEN का मतलब क्या बोल रहे थे हम कि GEN, और GEN का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है पहले से। और जब इस एंजाइम के ऊपर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तब ये क्या होगा, कन्वर्ट हो गया पेप्सिन के अंदर। अरे पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, अभी कैसा है, एक्टिव फॉर्म में है। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कुछ एंजाइम रिलीज किए जाते हैं बाहर इंटेस्टाइन में, और जब वो पहले तो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और जैसे ही हमारा फूड मटेरियल उस इंटेस्टाइन पाइप में पहुंचा तो होता क्या है, वहाँ पर ये एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। वो तो एंजाइम रिलीज किए जाएंगे तो एक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाएंगे, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में थे। तो जैसे ही प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हुआ इस एंजाइम को रिलीज कर दिया, अभी एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होता है, आ जाएगा। तो हम ले रहे हैं अभी एक एंजाइम है हमारा, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं प्रो एंजाइम का, अपोप्टोसिस। और अपोप्टोसिस जो होता है टू टाइप से होता है, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। ये दो तरह के पाथ होते हैं जिसमें कोई फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं
वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वो फैक्टर कैसे रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे प्रो कैस्पेस 8 और 10, ये जो प्रो कैस्पेस है ये 8 और 10 है, यानी कि प्रो कैस्पेस हमने क्या बोला, ये प्रो फॉर्म जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है। जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो ये प्रो कैस्पेस जो है ये हो जाएगा कन्वर्ट कैस्पेस 8 और 10, यानी कि यहाँ पर कोई सिग्नल है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। जब ये सिग्नल मिलेगा तो ये सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा, और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तो जो प्रो कैस्पेस 8 और 10 है कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेस 8 और 10 में। ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी। अब हम इंट्रिंसिक का देख लेते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि कोई एंजाइम होता है प्रो कैस्पेस 9, ये प्रो कैस्पेस 9 जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही सिग्नलिंग मिलती है इसको, और सिग्नल क्या मिलेगा, साइटोक्रोम बी, ये माइटोकॉन्ड्रिया से सिग्नल आता है, और जैसे ये सिग्नल मिला तो इसका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेस 9 में। तो ये होता है हमारा एक्टिव फॉर्म में, और ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। यानी कि प्रो अगर इनिशियल में है तो इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो है तो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यानी कि हमको ये जो 2 पॉइंट है ये समझ के लेना है, GN लगा है तो इनएक्टिव फॉर्म है, अगर प्रो लगा है तो भी इनएक्टिव फॉर्म में। तब एक्टिव फॉर्म में कब होते हैं, जब इनका जो ओरिजिनल जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाती है, जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तब उनका एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।